हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास जर्नल आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जर्नल के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था कि जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, जर्नल बनता कैसे है, सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज जर्नल के ऊपर हम एंट्रीज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद करो, हमने जर्नल एंट्री जब बनानी सीखी थी तो हमने उसके 4 स्टेप सीखे थे। पहला स्टेप था कि जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके नाम ढूंढेंगे, ठीक। जो जो भी अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं हम उनके नाम ढूंढेंगे। दूसरा, फिर हम देखेंगे कि वो जो अकाउंट है, जो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो अकाउंट असेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, इनमें से क्या है, ठीक। फिर तीसरा चीज हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे रूल ऑफ असेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। और चौथा स्टेप क्या रहेगा, जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। फिर हमने इसका फॉर्मेट भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेट किस तरीके से है। मैंने ये भी बताया था कि जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है, जो एंट्रीज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एंट्रीज एग्जाम में नहीं आएंगी, बट वो एंट्रीज तुम्हारे को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आ जाएंगी। जर्नल एंट्री का डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। सवाल कैसा आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके अंदर कहेंगे एंट्रीज पास करो। या शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आएगा जो 12th में हुआ करता था, शेयर कैपिटल में जर्नल एंट्रीज करते थे ना, तो इसलिए जर्नल एंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब कुछ कुछ बच्चों की स्टार्टिंग से वीक होती है जर्नल, इसलिए हम जर्नल पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से ही करेंगे, ठीक। तो आओ, हम लोगों ने जहां तक मुझे याद है एक शायद एक्सपेंसेस पेड वाली एंट्री तक कर दिया था, शायद एक्सपेंसेस पेड, गुड सोल्ड, ये सारी चीज़ें हमने अपने पास कर ली थी ना, ठीक है। अच्छा, हमने आई थिंक 10 एंट्रीज कर ली थी। चलो जी, तो आज अपने पास आगे करते हैं 11th एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री है, लिखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हमने 20,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, हमने इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो पहले सोचेंगे हम कौन से अकाउंट्स हैं, नाम ढूंढो अकाउंट्स के। तो बताओ कौन से नाम दिख रहे हैं तुम्हें, कैश और बैंक। तो पहले नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो कैश का खाता है और एक बैंक का खाता है, नीचे लिख लो। अच्छा, कैश तुम्हें क्या लग रहा है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एक बिजनेस के लिए कैश एक असेट है, और बैंक बैलेंस वो भी एक असेट है, ठीक। अब सोचो, हमने बिजनेस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश का बैलेंस बढ़ गया या घट गया, कम हो गया। और असेट कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री तुम्हें मिल गई बैंक डेबिट टू कैश, ठीक। अगला, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000। हमने बैंक से कैश निकाल लिया। अकाउंट्स सोचो क्या क्या हैं, अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक। तो फिर नीचे लिखो कैश और अगली लाइन में बैंक। तो बताओ, कैश बैंक दोनों क्या हैं, बिजनेस के लिए असेट है। अब बैंक से कैश निकाला तो बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। और बैंक बैलेंस घट गया। तो एंट्री क्या बन गई,
ठीक, आगे नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज $5,000। तो कैश निकाला बैंक से पर्सनल यूज के लिए। अकाउंट्स कौन से? एक बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, और दूसरा ड्राइंग्स। जिनको नहीं पता वो कुछ बच्चे कहेंगे सर पर्सनल यूज ले लो, तो ये पर्सनल यूज क्या होता है? ओनर ने अपने खुद के काम के लिए निकाला है। तो जो ओनर अपना बिजनेस में से पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। तो दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं हमारे, पहला है बैंक और दूसरा है ड्राइंग्स। तो बैंक एक असेट होगा, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स कहां से कर रहा होगा? वो अपनी कैपिटल से कर रहा होगा। कैपिटल क्या होती है? एक लायबिलिटी। ड्राइंग्स अपने कैपिटल से ही करेगा ना, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। अब सोचो, कैश निकाला बैंक से, तो बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ गया या घट गया? घट गया। असेट घटेगा तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ बढ़ गई या घट गई? घट गई। उसने ड्राइंग्स कर ली ना, उसने पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस को अब देना नहीं, बिजनेस उसने बंदे ने खुद ही निकाल लिया, तो लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? ये भी तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, ये भी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, तो फर्क बता सकता है कोई? ये जो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, ये है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली मान लेना कि कैश विड्रॉन क्या है, 12वां पॉइंट, ऑफिस यूज के लिए। अगर वो लिख देता कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तब भी सेम ही चीज होती। अभी भी उसने लिखा नहीं है, तो उसने सिर्फ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिख दिया, तब भी ऑफिस यूज। पर्सनल यूज के लिए निकालेगा पैसा तो स्पेसिफिकली बोलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एंट्री कर दूं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर मैं एंट्री कर दूं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो क्या दिख रहा है? एंट्री क्या होनी चाहिए फिर? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर ये कर दूं तो क्या एंट्री होगी? बिल्कुल, ड्राइंग्स टू कैश हो जाएगा। अभी मैंने पैसा बैंक से निकाला और मैं दूसरा क्या कह रहा हूं? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने सिर्फ कैश निकाला, तो एंट्री कैश और ड्राइंग से होगी, यानी कि ड्राइंग्स डेबिट टू कैश रहेगी एंट्री। ठीक, चलो अगला। पेड सैलरी टू पंकज, $8,000। पेड सैलरी टू पंकज 8,000। बताओ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं? नाम बताओ। सैलरी और पंकज, बहुत बढ़िया। पंकज का अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, इसमें एक आएगा पेड और एक सैलरी। पेड सैलरी का मतलब क्या है? पैसे दिए होंगे, तो एक अकाउंट कैश और दूसरा सैलरी। पंकज का नाम मत लिख देना। क्यों ना लिख दे सर, क्या प्रॉब्लम है? सैलरी क्यों लिख रहे हो? कैश पंकज लिख दो। अगर मैंने एम्प्लॉयज के नाम लिखने शुरू कर दिए
तो मेरे पास अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लेजर खुल जाएंगे और मैं खर्चा कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा सैलरी का, क्योंकि मैं सैलरी के नाम से एक्सपेंस ही नहीं डाल रहा। तो कभी भी एम्प्लॉयज के नाम से अकाउंट नहीं खुलता लेजर। एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो खुलेगा। एग्जाम में इंस्टीट्यूट तुमसे यही पंगे लेगा। अभी का जो एग्जाम पेपर था इस बार वाला, उसको खोल के चेक करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक सवाल आया। उसमें कहा कि हमने सैलरी पे करी टू पंकज और हमने उसको उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया और हमसे कहा था इसको रेक्टिफाई करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा, पेड सैलरी टू पंकज 8,000 एंड इट वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो कुछ बच्चों को उस क्वेश्चन में कोई गलती ही नहीं फील होगी, क्योंकि वो क्या कहेंगे, पंकज को सैलरी दी है, पंकज को तो डेबिट करना ही चाहिए क्योंकि पंकज को सैलरी मिली है, पंकज डेबिट टू कैश हो जाना चाहिए। बट कभी भी सैलरी एम्प्लॉय के नाम से नहीं खुलेगी। आपको क्या करना है, एक कैश और दूसरा सैलरी। तो बताओ बिजनेस के लिए कैश क्या है और सैलरी क्या है उनके लिए, एक्सपेंस। कैश एक बिजनेस का बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, कैश घटेगा तो, और सैलरी एक्सपेंस जो है बिजनेस का वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो एंट्री हो गई सैलरी डेबिट टू कैश। ठीक, अगला सैलरी नॉट येट पेड टू पंकज ₹2,000। पंकज को अभी तक हमने 2,000 रुपये की सैलरी पे नहीं करी है। ठीक है, खाते बताओ कौन से, सैलरी, कैश पे कर दिया हमने सर, सैलरी और आउटस्टैंडिंग क्या, एक खाता खुलेगा इसमें सैलरी का और दूसरी सैलरी पे नहीं करी, कैश नहीं आ सकता। कैश तब आएगा जब पे करोगे, कैश नहीं पे किया है, तो नहीं पे किया है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट खुलेगा एक। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब नॉट येट पेड वाला। ठीक, तो बताओ बिजनेस के लिए जो सैलरी का खाता है वो एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इनकम में से क्या है, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी उनके लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि उन्होंने पे नहीं करी है। बताओ सैलरी जो उनका खर्चा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो नालायक डेबिट। उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री बनी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आयुष, आयुष ना तुम्हारा नाम, अक्षय, अक्षय इस तरीके से करना, नोट करो ऐसे, क्योंकि तुम अभी बहुत टाइम बाद रिवाइज कर रहे हो तो ये चीज़ें अभी तो मैं करवा रहा हूँ तो याद आ जाएंगी, घर जाओगे तो यही तुम्हारे को हेल्प करेंगी। ये चीज़ें अभी यहाँ पे लिखना शुरू करो। ठीक, नेक्स्ट अगला छठा, सोल्व अप एंट्री। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ₹8,500। हमने लोन जो लिया था उस लोन पे इंटरेस्ट पे करा है। अकाउंट्स कौन से, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा
कैश। तो एक खाता आया इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा हुआ कैश। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन एक बिजनेस के लिए क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। बिजनेस ने जो लोन लिया उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया, नालायक, एक्सपेंस। भाई मैं बोला सर, मैं ऐसे किया। हाँ, इनकम कैसे हो सकती है? तुमने लोन लिया, उस लोन पे ब्याज चुकाया, तो तुमने तो पे किया ना। बिजनेस के लिए इनकम है, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बिजनेस के। और कैश उनके लिए। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से खर्चा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। कैश उनका बढ़ गया या घट गया? घट गया। कैश घटेगा तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश। अगला पेड कार्टेज 5000। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज जब आप ट्रक टेम्पू से सामान मंगवाते हो, ट्रक में या टेम्पो में रखवा के अपना सामान अपने गोदाम पे मंगवाते हो, तो उसको जो ट्रक वाले को खर्चा देते हो, टेम्पो वाले को खर्चा देते हो, उसको बोलते हैं कार्टेज। बताओ कौन से अकाउंट्स? कार्टेज और कैश। तो कार्टेज क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। कैश असेट। कार्टेज पे करने से खर्चा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। कैश कम हो गया, क्रेडिट। एंट्री बन गई कार्टेज डेबिट टू कैश। सर अभी बात नहीं है। नेक्स्ट सर मैं काम पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000 एंड पोस्टेज ₹50। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000 पे करे, पोस्टेज 50 पे करा। अकाउंट्स कौन से? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज और कैश। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। पोस्टेज एक्सपेंस। कैश असेट। बताओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस बढ़ेगा या घट रहा है? बढ़ रहा है। ये भी बढ़ रहा है। और कैश घट रहा है। एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, पोस्टेज डेबिट टू कैश। तो यहाँ आ जाएगा 4000, यहाँ पे 50 और यहाँ 4050। अच्छा, अगर यहाँ लिखा होता इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000 एंड पोस्टेज 50 नॉट येट पेड,
अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 4000, पोस्टेज ऑफ 50, नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं करा, सर आउटस्टैंडिंग में तो क्या करते? क्या ये वर्ड कैश आएगा? नो सर। कैश नहीं आ पाएगा क्योंकि कैश गया तो है नहीं, पे नहीं किया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बन जाएगा? एक लायबिलिटी, क्योंकि हमने पे नहीं करा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, पोस्टेज डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नोट करना चाहोगे? ये करना चाहोगे तो कर लो, इसको 19th बना लो। सवाल बिल्कुल सेम है, बस हमने इसको पे नहीं किया, नॉट येट पेड। कर लिया? आगे कितनी होगी एंट्री हमारी? 19। हाँ नेक्स्ट 20। सेल्स मेड टू राहुल ₹50,000। हमने राहुल को सेल्स करी है 50,000। ये हमने पिछली क्लास में भी ऐसी एंट्रीज करी थी। क्या करते सर? सर राहुल तो बताओ कौन से अकाउंट्स? उदाहरण में देता है सेल्स और राहुल। और राहुल। राहुल को हमने उधार पे बेचा है क्योंकि सवाल में कैश ने लिखा, पार्टी का नाम दिया है, तो मानेंगे वो उधार में है। तो एक सेल्स और दूसरा राहुल। बताओ सेल्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और राहुल क्या है? डंगर। असेट, हमें पैसे मिलने हैं उससे। सेल करने से बिजनेस की इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। राहुल जो असेट बन चुका है वो बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। फ्यूचर में इससे बेनिफिट आने वाला है, तो एंट्री हो गई राहुल डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट अगली, राहुल पेड 40,000 out of his share। राहुल ने 40,000 पे कर दिए अपने शेयर में से। राहुल को देने कितने थे? 50,000 देने थे, उसमें से उसने 40,000 दे दिए। बताओ अकाउंट्स कौन से? राहुल और दूसरा पेड है यानी कि कैश। तो दो खाते, एक तो राहुल और कैश। राहुल क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। और कैश क्या है? राहुल ने पैसे दे दिए 40,000,
तो उसका बैलेंस, असेट का बैलेंस उसका बढ़ गया या घट गया? घट गया, क्योंकि उसने चुका दिए। असेट घटेगा तो क्रेडिट। और बिजनेस का कैश बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो डेबिट। एंट्री बन गई कैश डेबिट टू राहुल, 40,000। नेक्स्ट, राहुल could not pay the balance as he became insolvent। कह रहा है राहुल बचा हुआ पैसा नहीं दे पाया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट समझते हो क्या? कंगाल, उसके पास पैसे खत्म, भिखारी बन गया। ठीक, तो बताओ, राहुल से 50,000 मिलने थे, 40,000 मिल गए, कितने नहीं मिले? 10,000 नहीं मिले। तो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो राहुल और बैड डेट्स, क्योंकि वो पे नहीं कर पाया तो जितना पैसा नहीं दे पाता उसको बोलते हैं बैड डेट। तो दो अकाउंट, एक राहुल और दूसरा बैड डेट्स। कुछ बच्चे इसको बैड डेप्ट बोलते हैं, बी नहीं होता बोलने को में, बी साइलेंट है, तो बैड डेट होता है। राहुल क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। बैड डेट्स मतलब पैसे नहीं मिले, तो क्या है ये? लॉस, यानी कि खर्चा। राहुल से क्या अब पैसे मिलने वाले हैं? नहीं, यानी कि उसका बैलेंस अब खत्म हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। बिजनेस का खर्चा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। एंट्री डालो, बैड डेट्स डेबिट टू राहुल 10,000। ठीक, आगे बढ़े। आगे 23rd एंट्री, 2 years later राहुल पेड 6,000 राहुल हमें कितना नहीं दे पाया था? 10,000। 2 साल बाद उसने हमें 6,000 रुपये लौटा दिए। बताओ कौन से खाते? राहुल और कैश। गलत, बिल्कुल। तो एक खाता उसने पैसे दिए, तो एक खाता तो कैश, और दूसरा खाता आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। राहुल नहीं आ सकता, अभी डिस्कस करेंगे पूरे को। कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट। बैड डेट, जो पुराना बैड डेट हुआ था, मतलब जो खर्चा हुआ था वो रिकवर हो गया, तो क्या माने इसको? इनकम। जब पहले बैड डेट को खर्चा माना, अब वो खर्चा वापस आ गया, तो क्या हो गया? इनकम। कैश या जो असेट है बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। एसेट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। एंट्री बनी कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 6,000। ठीक,
अब देखते हैं यहाँ राहुल क्यों नहीं आ रहा। पहली चीज़ देखो, हमने यहाँ पे राहुल को माल बेचा, तो हमने क्या किया, राहुल को डेबिट किया 50,000 से। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमने राहुल को डेबिट कर दिया 50,000 से। कहने का मतलब है पैसे मिलने वाले हैं उससे, तो ये एक तरीके से हमारा पॉजिटिव बैलेंस हो गया, पैसा मिलना है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, राहुल पेड 40,000 आउट ऑफ हिज शेयर, 40,000 उसने दे दिए, यानी कि राहुल हमने क्या कर दिया, 40,000 से क्रेडिट कर दिया ना। तो हमने राहुल में क्रेडिट कर दिया 40,000 से, यानी कि राहुल से पैसा मिलना अब कम हो गया, माइनस हो गए। अच्छा, फिर क्या किया, राहुल कुड नॉट पे द बैलेंस एज ही बिकेम इंस्टॉलमेंट, वो बचा हुआ पैसा नहीं दे पाया, तो राहुल को क्या कर दिया हमने, फिर से क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो राहुल को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो ये भी माइनस हो गया। तो राहुल का अब बैलेंस कितना है, 0। जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करके 0 हो गया। अब क्या राहुल हमारी बुक्स में असेट है, नहीं, राहुल अब 0 हो चुका है। ठीक, 2 साल बाद क्या राहुल हमारी बैलेंस शीट में बुक्स में दिख रहा होगा एज असेट, नहीं, राहुल का कोई बैलेंस नहीं है। ठीक, अब तुम क्या कह रहे हो मुझसे कि सर यहां पे राहुल ले लो, तो कैश डेबिट टू राहुल कर दो। ठीक, तो कैश डेबिट टू राहुल करूंगा तो राहुल का जगह क्रेडिट हो जाएगा, टू राहुल का से क्या होगा, राहुल क्रेडिट हो जाएगा ना। तो यहां पे मैं क्या कर दूं, 10,000 से क्रेडिट कर दूं। अकाउंट नहीं है तो account ठीक, नहीं है तो अब मेरे पास जब कोई बैलेंस नहीं है तो मैं क्या दिखा, मेरे बुक्स में क्या दिखने लगेगा, राहुल का 10,000 रुपये क्रेडिट दिखने लग जाएगा। यहां पे देखो 50,000 से डेबिट हुआ, 50 से क्रेडिट रुक गया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे 0 है, क्रेडिट कर दिया। अब मेरे पास राहुल से अब कुछ और एंट्री तो होगी नहीं मेरे पास, क्योंकि राहुल ने सिर्फ 6,000 रुपये दिए, जितने भी दिए चलो मान लो पूरे 10 ही दे देता, तो मेरे पास क्या होता है, राहुल क्रेडिट खड़ा हो गया 10,000 से, पर राहुल अब मैं डेबिट ही नहीं कर पाऊंगा, तो राहुल तो मेरा आ नहीं सकता। ठीक, राहुल तो नहीं आ सकता। तुमने एक चीज कही नहीं कि सर देखो बैड डेट्स हुए तो हमने एंट्री क्या करी, बैड डेट्स टू राहुल है, तो जब बैड डेट रिकवर हो गया तो एंट्री कर देनी चाहिए थी कैश टू बैड डेट्स। तुम्हें ये कहना भी तो चाहिए था सर कि देखो बैड डेट्स हुए, जब पैसा नहीं मिला तो हमने बैड डेट्स को डेबिट किया, अब वो बैड डेट रिकवर हो गया, वापस आ गया, तो बैड डेट्स आपने डेबिट किया था 10,000 से, अब बैड डेट्स को क्रेडिट कर दो। यहां पे बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों कर रहे हो, मिल गया तो ठीक है, मैंने बैड डेट्स डेबिट किया तो बैड डेट्स क्रेडिट करने से भी क्या फर्क पड़ रहा है, बैड डेट्स अल्टीमेटली 10,000 और 6,000 4,000 के बैड डेट दिखेगा। तो बैड डेट का अलग अकाउंट बन जाएगा 10,000 का। हाँ, बैड डेट्स का अलग अकाउंट बन गया, इसका रिकवर्ड का अलग बन गया। क्यों, मैंने कैश टू बैड डेट्स क्यों नहीं किया, अगर बैड डेट्स लिख, में से कुछ मिल गया ना सर। हाँ तो 4,000 बैड डेट हुआ ना अल्टीमेटली मेरा, हाँ, है ना, 4,000 बैड डेट हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए था तुम्हारे, मेरे हिसाब से जो मैं जो पूछ रहा हूं तुमसे, मैंने बैड डेट्स डेबिट किया 10,000 से। ठीक, 2 साल बाद मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि बैड डेट्स को क्रेडिट कर दें 6,000 से, तो बैड डेट एक्चुअल में कितने का हुआ, 4,000। तो इस तरीके से भी तो कर सकता था मैं कि बैड डेट्स को ही डेबिट करूं, उसको ही क्रेडिट कर दूं, तो 4,000 का ही डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान तो 4,000 से हुआ, 4,000 से नुकसान मुक्त हो जाएगा। पर मैं यहां लिख रहा हूं बैड डेट्स रिकवर्ड, ऐसा क्यों, कि भैया मैंने दूसरा लेजर क्यों खोला, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने कैश टू बैड डेट्स क्यों नहीं किया। क्यों लिखेंगे रिकवर्ड, मैं बैड डेट्स को ही कम कर देता हूं,
एक्सपेंस कम नहीं हो रहा? क्यों? मेरा एक्सपेंस कम हो तो गया, एक्चुअली में तो बैड डेट 4,000 का ही तो हुआ है। देखो इसके पीछे का रीजन समझो, यहां देखो, मान लो यह है 2019, 20, 21 और 22, ठीक। हमारे को बैड डेट यहां हुआ 10,000 का, ठीक। तो ये बैड डेट मेरे इस साल एक्सपेंस के तौर से रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब 2020 में भी मेरे कुछ बैड डेट हुए होंगे, है ना। मान लो 2020 में बैड डेट हुए 2,000 रुपए के, फिर 2021 में भी कुछ बैड डेट हुए होंगे, मान लो मेरे 2021 में बैड डेट्स हुए 4,000 रुपए के, ठीक। 2022 में मेरे बैड डेट्स हुए 6,000 रुपए के, ठीक है। 2022 में बैड डेट कितने के हुए? 6,000 रुपए के। ये जो बैड डेट हैं ये किस साल के हैं? 2022 के, करेक्ट। 2022 के बैड डेट है ना, क्योंकि 2022 में लिखा मैंने। क्या ये राहुल से हुए हैं, किसी और से हुए होंगे? किसी और से होंगे। मान लेते हैं ये हिमांशु नाम से किसी से हुए हैं, ठीक। अब हुआ क्या, ये जो बैड डेट मुझे यहां 10,000 का हुआ, ये किससे हुआ था? राहुल से हुआ। 2 साल के बाद, 2 साल कंप्लीट होने के बाद हुआ क्या, इसमें से 6,000 रुपये मुझे यहां रिकवर हो गए, 6,000 रुपये मुझे यहां पे रिकवर हो गए, करेक्ट। अच्छा, तो बताओ ये वाला जो बैड डेट मुझे हिमांशु से हुआ था उसकी क्या एंट्री पास करी होगी मैंने? जो बैड डेट मुझे हिमांशु से हुआ इसकी क्या एंट्री पास करेगी? चेक करो, बैड डेट्स की भी एंट्री हमने राहुल वाली लिखी थी ना, तो वाली क्या एंट्री देख के बताओ क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स डेबिट टू हिमांशु, कितने से? 6,000, ठीक। अब क्या हुआ, 6,000 रुपये मुझे रिकवर हुए, किसके थे पैसे? राहुल के, करेक्ट। अब अगर मैं ये जो 6,000 रुपये रिकवर हुए इसकी एंट्री कर दूं कैश डेबिट टू बैड डेट्स 6,000, तो देखो हुआ क्या, बैड डेट्स मेरा डेबिट हुआ 6,000 से, है ना, हिमांशु की वजह से, और बैड डेट्स मेरा क्रेडिट हो गया 6,000 राहुल की वजह से। तो बैड डेट्स डेबिट हुआ और फिर बैड डेट्स क्रेडिट हो गया, तो मेरा बैड डेट्स कितना हुआ? 0। 2022 से बैड डेट 0 हुए। क्या मेरे 2022 से बैड डेट 0 है? नहीं। कितना है मेरे 2022 से बैड डेट? 6,000 है ना। तो अगर मैं कैश टू बैड डेट्स कर दूं तो क्या होगा, इस साल के बैड डेट्स मेरे कम हो जाएंगे, करेक्ट। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स एक अलग अकाउंट खुल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड एक अलग अकाउंट खुल गया। इस वजह से क्या हुआ मेरा, अब ये जो बैड डेट है 6,000 का जो हिमांशु से हुआ है वो दिखेगा, हिमांशु से जो राहुल से रिकवर हुआ है वो अलग से दिखाई देगा। आया समझ? इसलिए हम इसको ये करते हैं कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बढ़िया, आगे नेक्स्ट,
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ₹70,000 ट्रेड डिस्काउंट 10% रिसीव्ड। रवि से 70,000 के माल खरीदा और उसने ट्रेड डिस्काउंट 10% हमें दिया। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, कुछ याद है? जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ट्रेड डिस्काउंट जब आप माल बल्क में खरीदते हो, काफ़ी सारी क्वांटिटी में अगर एक साथ माल खरीदते हो तो आपको जो सेलर है वो डिस्काउंट देता है बल्क में खरीदने का, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो आपको बल्क में खरीदने पे मिल जाएगा। तो ये ऐसा डिस्काउंट है जो आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना होता, बुक्स में नहीं दिखाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक, तो एक्चुअली में माल की जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 70,000 रुपये। उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का। तो 70,000 में 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना डिस्काउंट दे दिया? 7,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो माल हमने 63,000 रुपये के खरीदा है। ये हमारे को कॉस्ट प्राइस पड़ी उसकी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होगा। तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? सिर्फ कि 63,000 पे खरीदा, डिस्काउंट अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। लिस्ट प्राइस क्या होती है? जो दुकानों पे लिस्ट नहीं लिखी हुई होती, देखी तुमने कि इस आइटम की इतनी प्राइस है, इस आइटम की इतनी प्राइस है, तो होती है लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट में लिखी हुई प्राइस है। ठीक है, तो बताओ अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? जर्नल एंट्री भी तो पास करनी है। अकाउंट्स कौन से? परचेजेस, गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स के साथ क्या हो रहा है? परचेजेस। और दूसरा रवि, पार्टी का नाम दिया है तो एंट्री बनी, सॉरी अकाउंट खुले, एक तो परचेजेस और दूसरा रवि। परचेजेस क्या है बिजनेस के लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और रवि क्या है? लायबिलिटी, उसको पैसे देने हमने, उधार पे लिया है। एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट टू रवि 63,000। नरेशन लिखते चले जाना, मतलब नरेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था नरेशन लिखनी कैसे है। बस आगे अब हर क्वेश्चन, हर उसके नीचे नरेशन तुमने लिखनी होती है अपने आप। अगला 25वीं एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आयुष ₹25,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, फुल स्टॉप। पेमेंट इज मेड इन कैश। हाँ भाई, तो देखो कह रहा है हमने आयुष से गुड्स परचेज किए, कितने के थे? 25,000 के। उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%।
कैश डिस्काउंट है 5% और कह रहा है पेमेंट हमने कर दी है कैश में। अच्छा, ये कैश डिस्काउंट नया वर्ड आया। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम इमीडिएटली कैश पे करते हैं या फिर अगर उधार पे खरीदा है और टाइम से पहले पेमेंट कर दें। उधार पे खरीदते हो और मान लो आपको, आप कहते हो 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, आप 20 दिन में ही पेमेंट कर देते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है। या अगर आप तुरंत के तुरंत पे करते हो कैश तो तुरंत के तुरंत भी डिस्काउंट मिल जाता है। क्यों? तुम कभी किसी दुकानदार पे जाना और कहना कि भैया ये सामान कितने का, वो महंगा अगर सामान है तो कहेगा इतने का। तुम कह रहे हो भैया मैं आपको अभी का अभी सारा कैश दे के जाऊँगा, बैंक में ट्रांसफर करूँगा, पे कैश में दे के जाऊँगा, तो वो तुरंत और कम कर देगा क्योंकि उसको कुछ फ़ायदा होगा, वो टैक्स वैक्स में थोड़ी घपला अपला कर लेगा थोड़ा। तो डिस्काउंट तुम्हें क्या दे रहा है? वो कैश पे करने पे दे रहा है। वैसे कैश से मतलब यहाँ पे हमेशा सिर्फ कैश ही नहीं, बैंक में भी होता है। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली वो अगर हाथ में कैश मिलेगा तब ज़्यादा डिस्काउंट देता है एज पर कम्पेयर टू बैंक, क्योंकि बैंक में पहुँच गया तो इनकम टैक्स में दिख जाएगा उसको, ठीक है। बट यहाँ पे जब लिखा जाए कैश डिस्काउंट तो मतलब ये डिस्काउंट या तो इमीडिएटली कैश या बैंक से दो, दोनों में मिलेगा, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट अगर कैश डिस्काउंट होता है तो वो दिखाया जाता है कि हमें ये मिला है, ठीक। तो भाई पहले हम अमाउंट निकालते हैं कितना, तो लिस्ट प्राइस है हमारे पास 25,000, माइनस करेंगे इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये आ गया 2500, ठीक। माइनस करके ये आया 22,500। अब हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%। सवाल ये है कैश डिस्काउंट जो 5% है किस पे मिलना चाहिए, 25,000 पे मिले या 22,500 पे, किस पे मिले ये 5% का कैश डिस्काउंट? एक आंसर 22,500। हाँ भाई, बाकी लोग 22,500 पे। हाँ भाई आयुष, आकाश, आकाश ना, मैं बार बार नाम बोल रहा, अक्षत 22,500 पे मिलेगा। जो अमाउंट हमें पे करना है यही तो पे करना है 22,500, तो वो इसी के ऊपर 5% डिस्काउंट देगा, तो माइनस कैश डिस्काउंट 5%। तो इसका 5% कितना निकाल लिया? तो ये माइनस कर दें 21,375, ठीक है। अब हमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, जल्दी जल्दी। अकाउंट्स कौन से? एक तो परचेजेस, एक कैश और एक और खुलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड। 3 खाते खुलेंगे, एक परचेजेस, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। बिजनेस ने परचेजेस की, उनका खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ गया। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट। कैश उनका बढ़ा या घटा? घट गया। घटा। कैश एक असेट है, असेट घटेगा क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड उनके लिए क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम। डिस्काउंट मिलने से इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सवाल यह है अमाउंट कितना कितना, बताओ जी परचेजेस में कितना अमाउंट लिखा जाए? देखो 25,000 लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट 2500 दिया, क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं।
तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं आ सकता, तो ये वाला तो खत्म। जब ये नहीं आ सकता तो उसके ऊपर वाली फिगर ये भी नहीं आ सकती। सर 22,500 आएगा। ठीक, तो परचेजेस में लिखा जाएगा क्या, 22,500 का माल खरीदा, कैश कितना पे किया, 21,375, और 1125 का हमने डिस्काउंट दे दिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, अगला 25 के बाद 26 है ना। या एक काम करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हिमानी ₹50,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 5%, 50% of the amount is paid immediately. ठीक है, तो कह रहा है हमने हिमानी से गुड्स खरीदे 50,000 रुपये के, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, कैश डिस्काउंट है 5%, 50% ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं एक बार पहले तो लिस्ट प्राइस है हमारी 50, माइनस कर दो सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो माइनस करके आ गया 47,500। ठीक है, बताओ ट्रेड डिस्काउंट 5% कितने पे निकाले, सॉरी कैश डिस्काउंट जो 5% का कितने पे निकाले, 47,500, गलत। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, 50% करके आधा करके निकलेगा सर। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश में पेमेंट करोगे। क्या हमने पूरा पेमेंट कैश में कर दिया, नहीं, इसके दो टुकड़े कर दे रहा हूं मैं, कुछ हिस्सा है कैश में और कुछ हिस्सा है क्रेडिट में। तो पहले इनका हाफ कर दो, क्योंकि आधा कैश में दे रहा है। 47,500 का हाफ कितना, 23,750। 23,750। ठीक, अब वो डिस्काउंट कैश का किस पे देगा, कैश डिस्काउंट कैश में जितना हमने कैश वाला पेमेंट किया है, तो माइनस करो कैश डिस्काउंट, निकालना 23,750 का 5%, आई थिंक 1167.5 है, ये रहा 1187.5, हाँ 67 बोल दिया, 1187.5, तो मैं 1188 ले रहा हूँ। ठीक है, 1187.5 आ रहा है, मैं 1188 ले रहा हूँ, तो माइनस करके बताना कितना आएगा, 22,562। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमें सोचना है अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो बुद्धि लगाओ, जल्दी देखो और बताओ कौन से। एक परचेजेस, दूसरा सर एक हिमानी का भी होगा, एक हिमानी का भी होगा, एक कैश डिस्काउंट का भी होगा, और पेड की है तो कैश भी होगा। 4 खाते। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या, कौन से अकाउंट्स, एक हमारा परचेजेस,
दूसरा कौन सा? एक हिमानी का खाता, एक कैश का और एक कैश डिस्काउंट। कैश और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट कुछ नहीं होता वर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बताओ परचेजेस क्या है एक बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। हिमानी क्या है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है? बड़ा। बढ़ा तो लाइबिलिटी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। बढ़ गई तो क्रेडिट। कैश असेट बढ़ा या घटा? बड़ा। नालायक। नहीं, घटा। घटा, पे कर दिया, कम हो गया, क्रेडिट। इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ गई। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। एंट्री मिल गई। परचेजेस डेबिट टू हिमानी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेजेस, अब सवाल यह है अमाउंट कितना बताओ। 50,000 लिस्ट प्राइस थी, 2,500 का डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेजेस में कितना अमाउंट डालें? 47,500। ट्रेड डिस्काउंट वाले के बाद जो अमाउंट आता है वो सीधा परचेज में आ जाता है, 47,500। नेक्स्ट हिमानी। हिमानी के आगे कितना अमाउंट लिखें? 23,750, जितने से उधार पे खरीदा, क्योंकि हिमानी की तरफ लायबिलिटी उतने की है। नेक्स्ट कैश में कितना लिखें? कैश में 22,562। 22,562, 22,562। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 1188। ठीक, तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। कोई डाउट आ रहा है किसी में चीज़ में पूछने में तो बताओ। कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो बताओ। नहीं तो परचेजेस का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सारा हमने कर लिया। अब अगली क्लास में हम अपने पास इसमें सेल्स वाली शुरू करेंगे, जहाँ सेल्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाला आएगा, और इसके आगे फिर और भी एंट्रीज हैं। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जर्नल वाला ख़त्म हो जाए। हाँ, रिवाइज करना है, मतलब तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें 12th में पढ़ रखी हैं, 11th में, तो बस तुम्हारे को जिस जिसको एंट्री बनाने में दिक्कत होती है वो एंट्री फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम में ये तो आने नहीं वाले हैं, ये सब तुम्हारे को ये करवाया जा रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं एंट्री, अब हमें समझ में आ गया बस। ठीक है, तो बस नेक्स्ट क्लास में इसको मेजरली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।